बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाँ जी मेरे भाई, क्या हाल चाल है आप लोग के? सॉरी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉस्ट फ्लो इन द प्रोडक्शन। कॉस्ट फ्लो इन द प्रोडक्शन। पहले तो इसके बारे में पता होना चाहिए आपको कि ये टॉपिक का मतलब क्या है। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन। कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन, इसका मतलब है कि कोई चीज जब हम बनाते हैं ना, ये तो आप सबको पता है कि उसके ऊपर मटेरियल लगता है, उसके ऊपर लेबर लगती है, उसके ऊपर ओवरहेड्स लगते हैं। अब ये जो मटेरियल लेबर ओवरहेड है, ये एक ही दफा सारा कुछ इकट्ठा नहीं लग जाता। या हमने किसी बर्तन में डाली हैं तीनों चीजें और वो एक चीज बन के तैयार होगी, नहीं। ये एक प्रोसीजर है, मुख्तलिफ प्रोसेस के अंदर लगता है। मतलब जैसे पहले हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे, फिर उसके ऊपर लेबर लगेगी, वो वर्क इन प्रोसेस में चला जाएगा, फिर उसके ऊपर कुछ ओवरहेड साथ साथ लगते रहेंगे। तो इस तरह से जो कॉस्ट है किसी भी चीज की, वो एक ही दफा नहीं लगती बल्कि फ्लो करती है। मिसाल के तौर पर पहले मटेरियल खरीदा, मटेरियल जी 1 लाख रुपए का मटेरियल हमने प्रोडक्शन में लगाया। फिर जी लेबर लगी, 80,000 की लेबर लगी। आपकी जो कॉस्ट है 1 लाख से फ्लो करके बढ़ के 1,80,000 हो गई। फिर ओवरहेड लगे जनाब 50,000 के, ये और कॉस्ट बढ़ गई। फिर कुछ सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस लगे, सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस लगे, तो कॉस्ट में और इजाफा हो गया। क्योंकि कॉस्ट तो हमने कवर करनी है ना, जितने हमारे खर्चे हैं अपनी फुल कॉस्ट में से कवर करते हैं। मतलब जिस चीज बनाने में जितना पैसा लगेगा, सेल करते वक्त इस बात का ख्याल रखेंगे कि हमारा पैसा लग कितना चुका है, प्लस कुछ प्रॉफिट मार्जिन रखेंगे, फिर सेल करेंगे। तो कॉस्ट फ्लो इन प्रोडक्शन का मतलब है कि किसी भी प्रोडक्शन की कॉस्ट में इजाफा या कमी किस तरह से, कैसे कैसे, किस किस तरह के मराहिल से गुजर के आती है, इसे हम कहते हैं कॉस्ट फ्लो इन द प्रोडक्शन। एक बड़ा मशहूर डायग्राम बना होता है, आपने देखा होगा जब भी कॉस्ट फ्लो का चैप्टर पढ़ते होंगे, उसमें लिखा होगा जी पहले मटेरियल लगता है, फिर जनाब लेबर होता है, फिर जनाब प्रोडक्शन ओवरहेड्स होते हैं, फिर जी नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं। कहते हैं जनाब ये जो मटेरियल है, ये जो लेबर है, ये जो प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये पहले जाते हैं वर्क इन प्रोसेस में। वर्क इन प्रोसेस से चीज तैयार हो जाती है फिनिश्ड गुड्स की फॉर्म में। उसके बाद फिनिश गुड से आगे चीज चली जाती है, मजीद सेल होती है, और उसके ऊपर जो कॉस्ट आई होती है उसे हम बोलते हैं कॉस्ट ऑफ सेल। ये दोनों चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चली जाती, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस। फिनिश गुड सेल हो गई, जितना उसके ऊपर खर्चा आ गया वो हमारा एक्सपेंस आ गया। और ये जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड है, ये फ्लो करने की बजाय डायरेक्टली एसपीएल में चले जाते हैं, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट आ जाता है। तो ये एक डायग्राम का मतलब क्या है कि मटेरियल लेबर ओवरहेड डायरेक्ट एसपीएल में नहीं जाएंगे, पहले ये वर्क इन प्रोसेस में जाएंगे, फिर वर्क इन प्रोसेस से ये कन्वर्ट होंगे फिनिश्ड गुड्स में, फिर फिनिश्ड गुड्स सेल होगी तो ये कन्वर्ट हो जाएंगे एक्सपेंसेस के अंदर। मतलब कॉस्ट ऑफ सेल हमारा एक्सपेंस होता है। तो जब तक ये सेल नहीं होंगे तब तक ये इन्वेंट्री की कॉस्ट में पड़ते पड़े रहेंगे, और इन्वेंट्री की कॉस्ट हमारे करंट एसेट होता है। और जो नॉन प्रोडक्शन ओवरहेड होते हैं वो जैसे जैसे इनकर्ड होते हैं वैसे वैसे डायरेक्ट एसपीएल में छलांग लगा देते हैं, वो उसको किसी प्रोसीजर का या प्रोसेस का हिस्सा नहीं बनते। ठीक होगी बात। ये तो था कि कॉस्ट फ्लो।
अब मेन तो आपको पता है कि हमने इस टॉपिक का नाम जैसे ही दिमाग में आता है तो एक ही बात होती है कि इसमें जर्नल एंट्रीज आती हैं, या लेजर्स बनाने आते हैं या जर्नल एंट्रीज आती हैं। तो अगर हम इसकी जर्नल एंट्रीज की बात करें तो भाई साहब जो बंदा कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर डील कर रहा होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर, उसके पास दो वे होते हैं। एक वे ये है कि वो अपना फैक्ट्री का काम और हेड ऑफिस का काम एक ही रजिस्टर पे बनाता है। मतलब जहरी सी बात है, हेड ऑफिस में चीजें सेल हो रही होती हैं, परचेज हो रही होती हैं, रेंट पे हो रहा होता है, सैलरियां पे हो रही होती हैं, और फैक्ट्री के अंदर तो सिर्फ काम हो रहा होता है, वर्किंग हो रही होती है। वहां मटेरियल लग रहा है, लेबर लग रहा है, ओवरहेड लग रहा है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर दो तरीके हैं, या हेड ऑफिस और कंपनी, हेड ऑफिस का और फैक्ट्री का इकट्ठा लेजर बना दीजिए, इसे बोलते हैं इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटीग्रेटेड सिस्टम, या इसे कहते हैं फाइनेंशियल लेजर। और ये बात आपको बहुत आसानी से समझ लग जाती है, ये हर बंदे को पता होती है। इसमें क्या होता है, अ सिंगल सेट ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम रखा जाता है जिसके अंदर फैक्ट्री और हेड ऑफिस का इकट्ठा रिकॉर्ड बनाया जाता है, एक ही रिकॉर्ड होता है। एक होता है इंटरलॉकिंग सिस्टम या नॉन इंटीग्रेटेड सिस्टम। इंटरलॉकिंग सिस्टम के अंदर हम क्या करते हैं मेरे भाई, दो लेजर या दो रिकॉर्ड बनाते हैं, हेड ऑफिस का अपना, फैक्ट्री का अपना। जो हेड ऑफिस में बनाया जाएगा उसे बोलते हैं फैक्ट्री लेजर। मतलब हेड ऑफिस के अंदर फैक्ट्री लेजर मेंटेन होगा, और इसके लेजर को बोलते हैं जनरल लेजर। मतलब इस जनरल लेजर के अंदर फैक्ट्री का लेजर बनेगा, और फैक्ट्री के अंदर, मतलब फैक्ट्री लेजर्स के अंदर जनरल लेजर मेंटेन होगा। मतलब ये होता है कि हेड ऑफिस फैक्ट्री के लिए जो जो काम करेगा, फैक्ट्री को अपना डेटर मान लेगा, और फैक्ट्री जो जो काम हेड ऑफिस से करवाएगी अपनी लायबिलिटी मान लेगी, अपना पेएबल मान लेगी। ये बातें थोड़ी टेक्निकल है, इसको आपने अभी फोकस नहीं करना, मैं थोड़ा थोड़ा बता दूंगा, लेकिन हमारा मेन फोकस है एंट्रीज को अंडरस्टैंड करना। तो बहुत मजेदार मैं आपको सिस्टम बताता हूं जिससे आपकी एंट्रीज आराम से समझ लग जाएंगी और इंशाल्लाह सारे सवाल हो जाएंगे। ठीक होगी बात। अब मेन हमारे पास क्या आ गया कि कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम के अंदर या तो इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है, इसे बोलते हैं कंबाइंड, मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग वाला काम भी उधर और कॉस्ट अकाउंटिंग वाला काम। और इंटरलॉकिंग में फाइनेंशियल अकाउंटिंग का काम हेड ऑफिस के अंदर और फैक्ट्री का काम फैक्ट्री के अंदर, अलग अलग। लेकिन ये होते इंटरलिंक्ड हैं, क्योंकि जहरी सी बात है, हेड ऑफिस सारे पेमेंट्स कर रहा है, फैक्ट्री के वर्कर की पेमेंट्स कर रहा है, फैक्ट्री को मटेरियल खरीद के दे रहा है, फैक्ट्री की लेबर की पेमेंट कर रहा है, फैक्ट्री की ओवरहेड के एक्सपेंसेस पे कर रहा है। तो हेड ऑफिस का तो सारा फैक्ट्री के लिए रहा है। तो ये इंटरलिंक्ड जरूर होते हैं, इनका एक रिलेशन होता है, लेकिन लेजर दोनों के अलग अलग होते हैं। ठीक होगी बात। इसकी डेफिनेशन भी पेपर में आ सकती है कि कॉस्ट बुक कीपिंग सिस्टम के अंदर के दो सिस्टम हैं जनाब, एक इंटीग्रेटेड अकाउंट्स होता है, एक इंटरलॉकिंग होता है। अगर मैं इंटीग्रेटेड की डेफिनेशन, आपने ये एक लाइन याद कर लेनी है और एक आधा डिसएडवांटेज और एडवांटेज भी याद कर लेना। A single set of accounting record that provide financial and cost accounting using common input of data। कहता है कि एक ही सिंगल अकाउंट होता है जिसमें फाइनेंशियल भी और कॉस्ट भी, और ये इनपुट जो डाटा इस्तेमाल करते हैं वो मेन सेम ही होता है। फिर अगर हम देखें इंटरलॉकिंग की डेफिनेशन को,
इंटरलॉकिंग की डेफिनेशन भी मैं आपको हाईलाइट करवा देता हूँ, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस एक दो एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेना। हाँ जी, इंटरलॉकिंग में आपने बस इतना की डेफिनेशन याद रखनी है कि इंटरलॉकिंग अकाउंट्स इन्वॉल्व यूजिंग सेपरेट लेजर, कॉस्ट का और फाइनेंशियल का। ईच ऑफ दीज लेजर इंक्लूड एन अकाउंट्स टू रिफ्लेक्ट द रिलेशनशिप विद ईच अदर। उनका आपस में रिलेशन होता है, जहरी सी बात है। हेड ऑफिस जो काम कर रहा है, हेड ऑफिस बना ही क्यों है? अगर फैक्ट्री ना हो तो हेड ऑफिस क्यों बनता? उसकी तो जरूरत ही ना होती ना। बस इतना ही काफी है, यहां तक आप कर लेना और एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेना बस। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं कि मेरे भाई हमने जो एंट्रीज याद करनी है इंटीग्रेटेड में कैसे और इंटरलॉकिंग में कैसे। इंटीग्रेटेड में एक और इंटरलॉकिंग में दो लेजर करते हैं। तो चलिए जनाब, मैंने आप लोगों के लिए ये एक फाइल तैयार की है, आपने इस फाइल को देखना है। मैं इसी फाइल से ही आपको चीजें दिखा देता हूं। इसके अंदर हमारे पास जो चीजें ध्यान से नोट करने वाली हैं, ये देखिए जनाब, ये है आपका इंटीग्रेटेड अकाउंट्स। क्वेश्चन के अंदर साइलेंट होना तो आपने इस तरह से एंट्री पास कर। अगर वो खुद कह दे इंटरलॉकिंग सिस्टम या फैक्ट्री लेजर का लफ्ज इस्तेमाल करे या जर्नल लेजर का इस्तेमाल करे, फिर आपने इस साइड पर जाना है, वरना आपने फाइनेंशियल लेजर या इंटीग्रेटेड अकाउंट्स ही करने। आपको मैंने पहले ये फाइल शेयर कर दी थी, तो मैंने कहा था आप याद कर लो, अब याद करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, जरा ध्यान से देखिएगा, आपने ये कॉलम खुद याद करना है और ये याद आपको पहले से है। इससे ये चीज बनाना बहुत आसान है। मैं आपको वैसे तरीका बताता हूं, पहले हम एंट्री पास करें, दो चार एंट्रीज पास करें, फिर तरीका बताता हूं। आए जरा, कहता है अगर आप रॉ मटेरियल खरीदते हो, आपको पता है हम एंट्री पास करते हैं मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट अकाउंट पेबल क्रेडिट। ये है इंटीग्रेटेड अकाउंट्स या फाइनेंशियल लेजर, मटेरियल टू अकाउंट पेबल या कैश भी लिख सकते हो। अब अगर यही इंटरलॉकिंग सिस्टम हो, वहां तो दो लेजर बन रहे होंगे। फैक्ट्री वाला अपना मटेरियल रिकॉर्ड करेगा और हेड ऑफिस अपना अकाउंट पेबल या अकाउंट रिसीवेबल रिकॉर्ड। फैक्ट्री वाला चार चीजें रिकॉर्ड करेगा, ये बात पहले मान लो। फैक्ट्री लेजर के अंदर चार चीजें आती हैं, एक मटेरियल, एक लेबर, एक ओवरहेड, एक वर्क इन प्रोसेस, एक फिनिश गुड्स। पांच हो गई। फैक्ट्री लेजर के अंदर अगर आपकी एंट्री के अंदर इन पांच में से कोई चीज है तो फैक्ट्री लेजर के अंदर एंट्री बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और अगर मैं जर्नल लेजर की बात करूं, इसमें अगर कैश नजर आए, इसमें अगर अकाउंट पेएबल नजर आए, किसी भी तरह के पेएबल है, किसी भी तरह के, इसमें अगर रिसीवेबल नजर आए, इसमें अगर कॉस्ट ऑफ सेल नजर आए, इसमें अगर सेल नजर आए, ये सारे फाइनेंशियल है। सेल, कॉस्ट ऑफ सेल, अकाउंट पेएबल, अकाउंट रिसीवेबल और कैश। ठीक होगी बात। अब आप देखिए इस एंट्री के अंदर पहली एंट्री, ये तो आपको आती है ना, इसके अंदर मटेरियल भी है और इसके अंदर अकाउंट पेएबल भी है। जो मटेरियल है ना, ये फैक्ट्री लेजर में चला जाएगा और जो अकाउंट पेएबल है ये जर्नल लेजर में चला जाएगा। पेपर में आपसे वो सिर्फ फैक्ट्री लेजर भी पूछ सकता है, सिर्फ जर्नल लेजर भी पूछ सकता है, और अगर दोनों नहीं पूछता तो फिर ये पहला लेजर आपने बनाना है, इंटीग्रेटेड अकाउंट्स वाला। तो देखिए जरा, आपने एंट्री पास देखिए, जरा गौर करना, मटेरियल इन्वेंट्री डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। फैक्ट्री के अंदर जर्नल लेजर मेंटेन होगा और जर्नल लेजर के अंदर फैक्ट्री लेजर मेंटेन होगा। मतलब फैक्ट्री लेजर के अंदर तो फैक्ट्री का नाम नहीं आएगा ना, फैक्ट्री लेजर के अंदर हमेशा जर्नल लेजर का नाम है और जर्नल लेजर के अंदर फैक्ट्री लेजर। आए जरा, जर्नल लेजर के अंदर देखो, उसने ना मटेरियल का नाम इस्तेमाल नहीं किया। याद रखें, जर्नल लेजर वाला पांच चीजों को फैक्ट्री लेजर लिखेगा, मटेरियल, लेबर, प्रोडक्शन ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स।
और जो फैक्ट्री लेजर वाला है वो कैश को, अकाउंट पेएबल को, कॉस्ट ऑफ सेल को, सेल्स को उसकी जगह पर वो नाम इस्तेमाल नहीं करेगा, उसकी जगह वो इस्तेमाल करेगा जर्नल लेजर। अब चेक करके देख लीजिए, अब आपके समझो सारी एंट्रीज होगी, हमने ये एंट्री पास की, ये इंटीग्रेटेड किया है। फैक्ट्री लेजर वाला क्या एंट्री पास करेगा, मटेरियल को डेबिट करेगा, जर्नल लेजर को क्रेडिट करेगा। और जर्नल लेजर वाला क्या करेगा, फैक्ट्री लेजर को डेबिट करेगा और अकाउंट पेएबल को क्रेडिट करेगा। अब आगे देखिएगा जरा इंटरेस्टिंग, इशू टू प्रोडक्शन। पता है इशू टू प्रोडक्शन की एंट्री क्या होती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट अगर डायरेक्ट मटेरियल है, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट अगर इनडायरेक्ट मटेरियल, टू मटेरियल। अब मुझे बताओ इन तीनों के अंदर, पूरी एंट्रीज के अंदर किसकी बात हो रही है, सिर्फ फैक्ट्री लेजर के एलिमेंट्स। तो पूरा का पूरा वर्क इन प्रोसेस, यहां पर आप प्रोडक्शन ओवरहेड और यहां पर इन्वेंट्री मटेरियल ये लिख लो। और जर्नल लेजर के अंदर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि जर्नल लेजर का कोई एलिमेंट इसके अंदर नहीं है। मतलब ये तो सारा वर्क इन प्रोसेस, प्रोडक्शन ओवरहेड, मटेरियल, ये तो फैक्ट्री लेजर के एलिमेंट्स। अब आए जरा रिटर्न टू स्टोर। इसका मतलब क्या होता है कि हमने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को स्टॉक भेजा था, अपना मटेरियल भेजा था, उन्होंने वापस भेज दिया प्रोडक्शन डिपार्ट सॉरी स्टोर के अंदर, तो क्या एंट्री पास होगी, मटेरियल वापस आ गया, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट और सॉरी क्रेडिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। अब ये भी देखें सारे के सारे एलिमेंट फैक्ट्री लेजर के, तो पूरी की पूरी एंट्री फैक्ट्री लेजर में आ। याद रखें दोनों में से अगर आप जैसे इस सवाल के अंदर अगर आप जर्नल लेजर और फैक्ट्री लेजर हटा देते हैं तो फिर वही एंट्री बन जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल ऐसा ही होगा, या पूरी एंट्री एक सिस्टम के अंदर आएगी या फिर दोनों में स्प्लिट होके आएगी। अगर आपके पास 5 चीजें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड्स, इस तरह की कोई बात है तो फैक्ट्री लेजर में जाएगा, वरना जर्नल लेजर में जाएगा। आगे देखें जरा, रिटर्न टू सप्लायर। जब सप्लायर को रिटर्न करते हैं तो एंट्री क्या पास होती है, अकाउंट पेएबल टू मटेरियल। अब देखें मटेरियल क्रेडिट जर्नल लेजर डेबिट, और इधर देखें मटेरियल की जगह उसने फैक्ट्री लेजर लिख दिया और अकाउंट पेएबल को डेबिट कर दिया। ठीक होगी बात। आगे चले जरा, एनआरवी लॉस। एनआरवी लॉस की एंट्री होती है प्रोडक्शन ओवरहेड टू मटेरियल इन्वेंट्री, या कॉस्ट ऑफ सेल भी लिख सकते हो। लेकिन इस सवाल के अंदर अगर हम प्रोडक्शन ओवरहेड टू मटेरियल लिखते हैं तो दोनों ही फैक्ट्री लेजर के एलिमेंट्स, तो फिर जनरल लेजर के अंदर कोई एंट्री पास नहीं। स्क्रैप सेल ये हमारी फाइनेंशियल लेजर में होती है, ये नॉर्मल आपकी एंट्री आती नहीं है, यार अगर आएगी तो इंटीग्रेटेड सिस्टम में आती है, अदरवाइज आप कैश की जगह कैश को लेकर जाओगे जनरल लेजर के अंदर, बाकी दोनों को लेकर जाओगे फैक्ट्री लेजर के अंदर। ये तो था मटेरियल खरीदा, मटेरियल इशू फॉर प्रोडक्शन किया, रिटर्न टू स्टोर, रिटर्न टू सप्लायर, एनआरवी लॉस या शॉर्टेज, ये हमने एंट्री सीखी। अब समझ लग रही है थोड़ी सी। अब आगे देखें जरा, अगर नहीं समझ लग रही ना तो रिकॉर्डिंग रोक के ना थोड़ी सी उसके फोकस करें, मजा आएगा। अब आए जरा पेरोल। अगर पेरोल अकर होता है मतलब ये है वेजेस, तो आपने पेरोल को डेबिट करना है, पेरोल डेबिट करो, साथ अगर सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस हैं जो भी हैं जो हम लेबर को पे करते हैं डेबिट, डिडक्शंस क्रेडिट। डिडक्शन का मतलब है कि अगर एम्प्लॉयर ने टैक्स काट लिया, अगर एम्प्लॉयर ने कोई वर्कर वेलफेयर फंड काट लिया, तो कोई डिडक्शन कर ली, और जो पे करनी है सैलरी वो हो जाएगी अक्रूड पेरोल। अब एक देखें, पेरोल मतलब लेबर, पेरोल मतलब, आप देखें पेरोल डेबिट जनरल लेजर क्रेडिट, और वहां पर देखें पेरोल की जगह उसने लिख दिया फैक्ट्री लेजर, और डिडक्शन एंड अकाउंट अक्रूड पेरोल एज इट इज आगे। फिर पेमेंट ऑफ पेरोल। अब जरा देखें जब हम पेमेंट करते हैं अक्रूड टू कैश, ये अक्रूड पेरोल लेबर नहीं है, ये तो लाइबिलिटी है, अक्रूड पेरोल लाइबिलिटी है, तो इसके अंदर कोई एंट्री पास नहीं होगी, पूरी एंट्री जनरल लेजर में चली जाएगी। आगे चलते हैं, ट्रांसफर टू वर्क इन प्रोसेस। मिसाल के तौर पर
कि जितनी लेबर लगी हम उसको अल्टीमेटली वर्क इन प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं। तो अगर डायरेक्ट लेबर है तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट, अगर इनडायरेक्ट लेबर है तो प्रोडक्शन और पे रोल क्रेडिट। तो पूरी एंट्री फैक्ट्री लेजर की है, यहां पर कोई एंट्री पास नहीं होगी। आगे चलते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन। होता ही है मेरे भाई कि एक तो एम्प्लॉय की सैलरी में से भी कुछ कटौती होती है और वो उनके डिफरेंट पेंशन फंड वगैरह में एक्यूमुलेट हो रही होती है, और कुछ पैसा एम्प्लॉयर भी दे रहा होता है, एम्प्लॉयर की तरफ से भी कंट्रीब्यूशन होता है। तो एम्प्लॉयर के लिए तो ये एक्सपेंस हुआ ना, तो एम्प्लॉयर क्या करता है, जितना पैसा उसने देना है प्रोडक्शन ओवरहेड को डेबिट कर देता है, और क्योंकि अभी दिया नहीं होता तो कंट्रीब्यूशन पेएबल क्रेडिट कर देता है, मतलब लायबिलिटी बना देता है। अब आप देखें प्रोडक्शन ओवरहेड चला गया फैक्ट्री लेजर में टू जनरल लेजर, और कंट्रीब्यूशन पेएबल में टू फैक्ट्री लेजर। अब मेरे ख्याल में थोड़ी बहुत समय लग रहा है, शुरू हो पेमेंट अगर कर दो डिडक्शंस की पेमेंट्स, तो कैश हमारा क्रेडिट हो जाएगा। डिडक्शन मतलब जो टैक्स हमने रिसीव कर लिया था या कोई वर्किंग वेलफेयर फंड रिसीव कर लिया था, अगर हमने वापस जमा करवा दिया तो वो भी डेबिट। और अगर जो पैसे कोई देने थे तो यहां पर इसकी कोई एंट्री पास नहीं हो, क्योंकि आप देखें इसमें पेएबल है ना, मटेरियल है ना, लेबर है ना, ओवरहेड, तो सारी एंट्री शिफ्ट हो जाएगी जर्नल लेजर के अंदर। आगे चलते हैं। रिलेटेड टू अदर्स। रिलेटेड टू अदर का मतलब यह है कि ओवरहेड, सॉरी, एक्चुअल ओवरहेड की एंट्री क्या होती है, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट, अगर पैसे दिए हैं तो कैश, अगर कोई नॉन करंट एसेट्स की डेप्रिसिएशन है तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, अगर कोई एक्सपेंस हो गए हैं बट पे नहीं किए तो पेएबल। एक्चुअल ओवरहेड की कोई पुरानी एंट्री। अब आप खुद देखें फैक्ट्री लेजर के अंदर प्रोडक्शन ओवरहेड टू जनरल लेजर, और जनरल लेजर के अंदर फैक्ट्री टू कैश, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और पेपर्स। ओके की बात। नेक्स्ट अगर हम चलें रिलेटेड अप्लाइड ओवरहेड। अप्लाइड ओवरहेड की अगर मैं बात करूं तो अप्लाइड ओवरहेड आपको पता है वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड इसकी एंट्री अप्लाइड एफओएच की। ये सारी एंट्रीज आपको आती हैं, नहीं भी आती तो फिर याद कर लो। वर्क इन प्रोसेस टू प्रोडक्शन ओवरहेड, अब दोनों एलिमेंट किसके हैं, फैक्ट्री लेजर के, तो यहां पर कोई एंट्री पास नहीं हो। अंडर अब्जॉर्प्शन या ओवर अब्जॉर्प्शन। अंडर अब्जॉर्प्शन के अंदर आपको पता है कि हमने कम प्रोडक्शन ओवरहेड चार्ज किए होते, तो उसको पूरा करने के लिए कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट कर देते। अब कॉस्ट ऑफ सेल है फाइनेंशियल लेजर और प्रोडक्शन ओवरहेड है फैक्ट्री लेजर, फैक्ट्री लेजर, स्टोर लेजर, व्हाटएवर। अब बाकी तो फैक्ट्री की जगह जनरल लेजर और जनरल लेजर के अंदर फैक्ट्री लेजर। ओवर अब्जॉर्प्शन हो तो कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट, प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट। इसके बाद अगर आपकी चीजें तैयार हो गई हैं, ट्रांसफर टू फिनिश्ड गुड्स, तो फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट, दोनों ही फैक्ट्री लेजर की बातें। फिर जॉब कंप्लीटेड एंड डायरेक्टली सोल्ड टू कस्टमर। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जब वो चीजें स्टोर में भेज देना तो तब तो एंट्री होती है ना फिनिश्ड गुड्स डेबिट और वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। बट अगर वो चीजें तैयार करके कंप्लीट करके डायरेक्टली कस्टमर को सेल करते तो फिर इसकी एंट्री क्या होती है, कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश्ड गुड्स, या यहां पर डायरेक्ट वर्क इन प्रोसेस भी लिखा जा सकता है, या पहले एंट्री वो पास करके फिर आप कॉस्ट ऑफ सेल में आ सकते हैं। अब फिर वही बात, कॉस्ट ऑफ सेल चला गया जनरल लेजर के अंदर और फिनिश गुड्स चला गया फैक्ट्री लेजर के अंदर। फिर सेल की एंट्री आपको याद होगा, सेल की एक एंट्री होती है अकाउंट रिसीवेबल टू सेल, फैक्ट्री के अंदर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होती, जनरल लेजर के अंदर पास होती। फिर दूसरी एंट्री होती है कॉस्ट ऑफ सेल टू फिनिश्ड गुड्स, तो इसमें दोनों में फिनिश गुड्स फैक्ट्री लेजर में और कॉस्ट ऑफ सेल फाइनेंशियल लेजर। क्लोजिंग एंट्रीज का पता है किसी को? क्लोजिंग एंट्री, क्लोजिंग एंट्री का मतलब होता है हर इनकम और एक्सपेंस
अपोजिट पोजीशन में चला जाता है और वो चीजें इनकम स्टेटमेंट में ट्रांसफर हो जाती है। जैसे सेल हमारी इनकम है तो सेल्स को डेबिट रिवर्स कर दिया जाएगा और वो ट्रांसफर किस में कर दिया जाता है, इनकम स्टेटमेंट। जाहिर सी बात है यहाँ तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर अगर कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री पास करें तो बिल्कुल उसके अपोजिट, इनकम स्टेटमेंट टू कॉस्ट ऑफ सेल। उसके बाद अगर बाकी चीजें आ जाए, सपोज दैट वो कहता है कि कैश रिसीव फ्रॉम डेटर, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, तो एंट्री क्या पास होती है, कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। तो ये भी किसका है, जनरल लेजर। कभी कभी वो डिस्काउंटेड एंट्री भी आ जाती है कि डिस्काउंट ले लिया कस्टमर ने, तो उसकी एंट्री क्या होती है, डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड। क्या होती है मेरे भाई डिस्काउंट अलाउड की एंट्री, कैश डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट अकाउंट रिसीवेबल। चले मेरे भाई, अगर आपको नहीं समझ लगी तो फिर एक दफा इसको देखें ध्यान से कि किस तरह से एंट्री पास करते हैं, किसकी एंट्री पास करते हैं। मैं अभी सवाल करवाने लगा हूं तो ये साथ साथ मैं आपको रियलाइज करवाऊंगा कि हम कौन सी एंट्री पास करें। आए जरा क्वेश्चन पे। लो मेरे भाई, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2011 के अंदर 6 नंबर का सवाल, सॉरी 16 नंबर का सवाल, 16 मार्क्स का सवाल है और स्प्रिंग 2011 में सवाल आया हुआ है। पास जर्नल एंट्री रिपोर्ट, रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन, फैक्ट्री लेजर और जर्नल। इसका मतलब है इंटीग्रेटेड की एंट्री आपके दिमाग में होनी चाहिए, और अगर दिमाग में इतनी स्पेस नहीं है तो वर्किंग में लिख लेना, उसको फिर कंपेयर करते जाना कि किसको फैक्ट्री लेजर में लिखना है और किसको जर्नल लेजर के। अभी जो सवाल हम स्टार्ट करने लगे हैं, लो मेरे भाई सवाल देखिए, थोड़ा सा हैंडसम सा लग रहा है कि थोड़ा बड़ा लग रहा है बच्चों, लेकिन इसके पल्ले पुल्ले कुछ भी नहीं है। और जरा क्वेश्चन करते हैं। बिजनेसमैन का नाम है जनाब एसएल, उसने कहा है जी जर्नल एंट्रीज आपने पास करनी है, तो जर्नल एंट्रीज। हाँ जी, यहां पर डेट लिख देते होते हैं, यहां पर डिस्क्रिप्शन या पार्टिकुलर, यहां पर डेबिट, यहां पर सॉरी यहां पर ना डेबिट क्रेडिट के साथ ना, यहां पर हमें स्पेस ज्यादा चाहिए क्योंकि फैक्ट्री लेजर भी है और जर्नल लेजर भी है। फैक्ट्री लेजर भी है और जर्नल लेजर भी है। तो सबसे पहले उसने कहा कि फायर लिमिटेड fabricates part of the auto manufacturers and follow job order costing। लो मेरे भाई जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग और ये मतलब चैप्टर, दोनों चैप्टर आपके साथ साथ तैयार हो रहे हैं। द कंपनी हेड ऑफिस इज सिचुएटेड इन लाहौर बट द फैक्ट्री इन कराची। जाहिर सी बात है इंटीग्रेटेड सिस्टम तब होता है जब आपका हेड ऑफिस और फैक्ट्री ना साथ साथ, और इंटरलॉकिंग सिस्टम तब आता है जब ये दूर दूर। तो लाहौर और कराची का काफी सफर है। A separate set of account is record, वो कहता है अलग अलग रखना है हेड ऑफिस का और इट्स फैक्ट्री का। डिटेल उसने बता दी, कहता है जी मटेरियल इश्यूड टू प्रोडक्शन, इसने बता दिया कि आपने मटेरियल कितना इशू किया है, एक्स कितना इशू किया है, वाई कितना इशू किया है, डायरेक्ट लेबर आवर्स कितने लगे हैं और किस रेट पे लगे हैं। कहता है अदर डिटेल इंफॉर्मेशन इज एज फॉलो, कहते हैं मटेरियल परचेज। लो जी मटेरियल खरीदने की तो हम एंट्री पास कर सकते, मटेरियल खरीदने की कितनी है, 100,000 यूनिट्स ऑफ द मटेरियल एक्स इन 25 पर यूनिट और 150,000 यूनिट्स ऑफ मटेरियल वाई एट 35 पर। ठीक है मेरे भाई, एंट्री क्या पास होगी, इंटीग्रेटेड वाली तो सोचनी है, इंटीग्रेटेड वाली एक दफा लाजमी सोचे। तो सोचो जरा इंटीग्रेटेड सिस्टम वाली, कि हमने मटेरियल इन्वेंटरी डेबिट करना है, मटेरियल एक्स डेबिट, मटेरियल वाई डेबिट, ऑन अकाउंट है
तो अकाउंट पेएबल क्रेडिट, ये तो एंट्री पास हुई इंटीग्रेटेड। हमें तो चाहिए फैक्ट्री की, और तो जो मटेरियल है वो फैक्ट्री में चले जाएंगे और जो अकाउंट पेएबल है ये जर्नल लेजर में चला जाएगा। और जरा डेट तो नहीं बताई हुई शायद, तो मटेरियल एक्स डेबिट, मटेरियल वाई डेबिट, अकाउंट पेएबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट से मल्टीप्लाई कर लो, रुपीज इन 1000 कर लेते हैं हम। हाँ जी बताइएगा जरा। 100 मल्टीप्लाइड बाय 25, 2500। चलिए यहां पर अकाउंट पेबल नहीं आना, यहां पर तो जनरल लेजर आएगा। ये हम इंटरलॉकिंग में कर रहे हैं। और दूसरा क्या है जनाब, दूसरा है 150,000 यूनिट्स एट द रेट ऑफ 35, 150,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 35, 5250 प्लस कर दें 2500 तो 7750। यही चीज अगर हम लिखते हैं फैक्ट्री लेजर के, जनरल लेजर के अंदर, तो सबसे पहले वो फैक्ट्री लेजर को अपना डेटर बनाएगा, फैक्ट्री लेजर डेबिट और अकाउंट पेएबल क्रेडिट। कितनी अमाउंट से 7750 क्योंकि बात। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें, वो कहता है कि हम मटेरियल इशू की भी एंट्री पास कर सकते हैं। मटेरियल एक्स कितना इशू हुआ टोटल, 40,000 और 10,000। और मटेरियल वाई कितना टोटल इशू किया, 75,000 और 20। इशू की एंट्री क्या पास होती है, इशू की, मटेरियल इशू की एंट्री क्या पास होती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। अब वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, अगर वो सब पर है ना तो वर्क इन प्रोसेस सी। सारी प्रोडक्ट के ऊपर आपने अप्लाई करनी है, मतलब जितने जॉब ऑर्डर है, टू जर्नल लेजर, नहीं सॉरी, इशू किया ना मटेरियल इन्वेंट्री। हाँ जी मेरे भाई, तो बताएं ए के ऊपर कितना टोटल लग चुका है, ए के ऊपर 40,000 मटेरियल, बी के ऊपर कितना लग चुका है 75,000, सी के ऊपर कितना लग चुका है 35,000। इन सबको प्लस कर दें, इन सबको प्लस, तो ये तो यूनिट्स है मेरे भाई, ये यूनिट्स है, इनको इन अमाउंट से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 25 से और 35 से, 25 से और 35 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक मिनट इसको अरेज ही कर देते, चलें जी। वर्क इन प्रोसेस ए के ऊपर लगा एक्स मटेरियल 40,000 का, तो 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 1 मिलियन, मतलब ये तो यूनिट्स है ना, और हमने अमाउंट लेनी है। और बी के ऊपर लगा है 75,000 मटेरियल वाई, और जिसकी कीमत है 35, तो जनाब 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 35 कितना आ गया, 75 ही है ना, 75,000 मल्टीप्लाइड बाय 75, 2625, 2625। फिर आओ जी सी के ऊपर, सी के ऊपर 10,000 लगता है एक्स का और 25,000 लगता है वाई का। कितनी अमाउंट आ गई,
जो हमने इशू किए थे 1000 मल्टीप्लाइड बाय 25, 10,000 सॉरी 10,000 मल्टीप्लाइड बाय 25 वो आ गया 250 प्लस 25,000 मल्टीप्लाइड बाय 35 कितना आ गया टोटल 1125 टू मटेरियल इन्वेंट्री कितना आ गया जनाब 1000 प्लस 2625 प्लस 1125 4750 4750 और यहां पर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि पूरी एंट्री वहां पर ही कवर होगी। बेहतर ये होता है कि आप इंटीग्रेटेड सिस्टम की एंट्री दिमाग में रख के सॉल्व करेंगे तो जल्दी हो जाए। नेक्स्ट है जनाब, ये हमारा मटेरियल भी हो गया, लेबर की बात आ जाए। लेबर जो जिसने काम किया है ना, रेट भी बताया हुआ है और वैल्यू भी बताई हुई, और आगे वो लिखता है द हेड ऑफिस प्रिपेयर द पे रोल एंड डिडक्शन 8% एज टैक्सेस। डिडक्शन आ गई। The payroll amount 3 million, out of which 1 million pertain to the selling and admin staff। कहता है टोटल 3 मिलियन है, लेकिन 1 मिलियन किसके लिए है? सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस। आगे कहता है आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब बैलेंस अमाउंट वाज एट्रीब्यूटेड टू फैक्ट्री ओवरहेड। ठीक होगी बात? हाँ जी। अब पहले ना इसकी ना हम एंट्री पास करते हैं इंटीग्रेटेड वाले, क्योंकि इसके तो 2-3 चीजें इकट्ठी आ गई हैं। तो सिंपल सी बात है, यहां पर हम एंट्री पास कर लेते हैं पे रोल 2 मिलियन से और सेलिंग एंड एडमिन 1 मिलियन से। डिडक्शन कितनी है? 8%। .08 डिडक्शन कितनी आ गई? 3000 मल्टीप्लाई बाय 0.08 240, और बाकी आ जाएगा अक्रूड पेरोल। कितना आ गया? 3000 माइनस 240 2760। अब खुद इसको सेग्रीगेट कर ले। देखिए सिंपल सी एंट्री है ना, लेबर की एंट्री। वो कहता है जी अच्छा एक बात उसने, और वो बाद में हम देखते हैं, फिलहाल उसने हमें क्या कहा है कि भाई साहब उसने जो प्रीपेयर द पे रोल एंड डिडक्ट, कहता है उसने जो पे रोल बनाया है ना, 3 मिलियन टोटल है, जिसमें 1 मिलियन सेलिंग एंड एडमिन है और 8% टैक्स की डिडक्शन। आगे वो कह रहा है आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर कॉस्ट टू ईच जॉब। अभी तो हमने जॉब को अप्लाई नहीं किया, वहां पर अप्लाइड एफओएच आता है। तो इसकी एंट्री हम अगर हम सेग्रीगेट करें तो पेरोल किस में जाएगा? फैक्ट्री में। सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस किस में जाएंगे? जर्नल लेजर में। डिडक्शन जर्नल लेजर में, एक्रूड जर्नल लेजर में। तो आए जनाब, सबसे पहले तो हम रिकॉर्ड करते हैं पेरोल को रिकॉर्ड करना है। पेरोल डेबिट 2 मिलियन से और जर्नल लेजर क्रेडिट 2 मिलियन से, क्योंकि फैक्ट्री लेजर के अंदर तो उसी की पेरोल आएगा ना। अब जर्नल लेजर में जाते हैं। जर्नल लेजर में पेरोल की जगह तो चला जाएगा ना फैक्ट्री लेजर, ठीक है। और सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस ये 2000 हो गया, ये 1000 हो गया। टैक्स 240 हो गया, और पेरोल एक्रूड या पेरोल पेएबल, पेरोल एक्रूड कितनी अमाउंट? 2760। बात समझ लगी? हमने उसी को सबलेट किया। जरा ध्यान से देखना है, 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे तो ये चीज आपके फिंगर टिप्स पे आ जाएगी। आगे चलें, फिर आगे चलते हैं। अगली एंट्री हम देखते हैं कि इस लेबर को ना हम ट्रांसफर करते हैं हर एक जॉब को। ये लिखा हुआ है
हर एक जॉब के घंटे भी बताए हुए हैं और अमाउंट भी बताई हुई है। और ये भी उसने कहा है, अगर यहाँ पर देखें, कहता है कि आफ्टर चार्जिंग डायरेक्ट लेबर टू ईच जॉब बैलेंस अमाउंट ऑफ पेरोल कॉस्ट वाज जनरल फैक्ट्री ओवरहेड। फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड एक ही बात है। चलें जी, तो सबसे पहले तो 6000 को 75 से मल्टीप्लाई करें। 6000 मल्टीप्लाइड बाय 75, फिर 9000 को मल्टीप्लाई कर दें 60 से, और 15000 को मल्टीप्लाई कर दें 65 से। तो ये सारी जॉब को ट्रांसफर हो जाएगा। मतलब ये कि जॉब ए, क्योंकि इसकी एंट्री क्या पास होती है ट्रांसफर करने की, ट्रांसफर की एंट्री पास होती है वर्क इन प्रोसेस डेबिट और पेरोल क्रेडिट। अब वर्क इन प्रोसेस तो यहां आ जाएगा, मतलब वर्क इन प्रोसेस ए, वर्क इन प्रोसेस बी, वर्क इन प्रोसेस सी, टू पेरोल। पेरोल भी इसी की वजह चीज है। अगर पूरी एंट्री इसमें आएगी तो यहां पर कोई एंट्री नहीं आएगी। ओके की बात। अब जरा चेक करें कि कितनी अमाउंट आ रही है। 75,000 को मल्टीप्लाई करें 6000 मल्टीप्लाइड बाय 75, 450,000। फिर है जनाब 540, फिर है जनाब 15 मल्टीप्लाइड बाय 65, 15 मल्टीप्लाइड बाय 65, 90,000। ओके की बात। लेकिन पेरोल है कितना, टोटल पेरोल कितना है बताएं जी, टोटल पेरोल कितना है जो हमने प्रोडक्शन को चार्ज करना है। हाँ जी, बता दें। हाँ जी, अच्छा ये वैल्यू गलत है। फिफ्टीन को 65 से मल्टीप्लाई करें ना, 15 मल्टीप्लाइड बाय 65, 15 मल्टीप्लाइड बाय 65, 975। और टोटल हमारे पेरोल कितने हैं 2000। उसने खुद कहा है कि अगर कोई डिफरेंस है तो प्रोडक्शन ओवरहेड को चार्ज कर देना। यकीन नहीं आता तो ये पढ़ ले एक दफा फिर। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, कहता ईच जॉब बैलेंस अमाउंट टू पेरोल वाज एट्रीब्यूटेबल टू फैक्ट्री ओवरहेड। तो प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड एक ही बात है। तो 2000 माइनस 450 माइनस 540 माइनस 975, तो 35,000। और यहां पर तो कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि सारा तो उसी का मामला है। उसके बाद नेक्स्ट, अब हमारे पास देखें मटेरियल इशू भी हो गया, मटेरियल परचेज भी हो गया, उसके बाद लेबर भी हो गया। अब लेबर की पेमेंट कर देते हैं, लेबर की पेमेंट कर देते हैं। आए जरा, पेमेंट की क्या एंट्री पास होती है। पेमेंट की एंट्री पास होती है, एक तो पेएबल डेबिट हो जाता है, एक डिडक्शन भी डेबिट हो जाती है अगर पे कर दो तो, और कैश या बैंक क्रेडिट हो जाता है। बताओ इसके अंदर कोई एंट्री है फैक्ट्री लेजर की, कोई नहीं है। तो सिंपल फिर पेएबल को डेबिट करें, जितना पैसे देने थे। पेएबल यहां पर नो एंट्री, पेएबल डेबिट। कितनी अमाउंट देनी है आपने, ये अमाउंट पेएबल है 2760। टैक्सेस अगर पे कर दोगे 240, और कैश क्रेडिट 3000 से। ओके की बात। आपने अपनी एंट्री के अंदर देखनी है 5 चीजें हो तो फैक्ट्री लेजर में जाएगा, वरना जर्नल लेजर। डन, आगे चलते हैं। चलें जी,
आगे चलता है, वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड, फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाइड एट द रेट ऑफ ₹25 पर डायरेक्ट लेबर आवर्स। लो मेरे भाई, ऊपर लेबर आवर्स गिवन है, सबको बारी बारी मल्टीप्लाई कर दो, अप्लाइड आ जाएगा। तो 6000 को 25 से मल्टीप्लाई करो, फिर 9000 को 25 से मल्टीप्लाई करो, फिर 15 को 25 से मल्टीप्लाई करो। अप्लाइड एफओएच की एंट्री क्या है पता है ना? अप्लाइड एफओएच की एंट्री होती है, अच्छा नीचे ना डिस्क्रिप्शन भी लिखा करो कि आपने रॉ मटेरियल परचेज किया है, आपने लेबर की पेमेंट की है, आपने फैक्ट्री ओवरहेड अप्लाई फाइंड किया है। तो क्या करेंगे, अप्लाइड एफओएच की क्या एंट्री होती है? वर्क इन प्रोसेस ए का डेबिट, वर्क इन प्रोसेस बी का डेबिट, वर्क इन प्रोसेस सी का डेबिट टू फैक्ट्री ओवरहेड या प्रोडक्शन ओवरहेड। अब मुझे बताएं, वर्क इन प्रोसेस में एक 6000 है, 6000 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 150, फिर 9 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया 225, और फिर कितना था 15 था आई थिंक, 15 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से 30, सॉरी यार 375, तो कितना आ गया प्लस 225 प्लस 150 750। और यहां पर इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी क्योंकि सारा या तो वर्क इन प्रोसेस आ रहा है या फिर इसकी वर्किंग चेक कर लिया करो, 150 225 375 सही है, ठीक होगी बात। इसकी ओरिजिनल एंट्री भी यही है। उसके बाद एंट्री पास करेंगे हम, ये तो था ना अप्लाइड एफओएच की एंट्री, अब हम एंट्री पास करने जा रहे हैं एक्चुअल एफओएच की। चेक करें जरा, वो कहता है फैक्ट्री ओवरहेड वाज अप्लाइड, लिखो एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड अमाउंटेड 700,000 इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन एंड 400,000 ऑल पेमेंट्स वर मेड बाय हेड ऑफिस। 7 लाख के एक्चुअल हुए हैं। एक्चुअल की एंट्री क्या होती है? एक्चुअल की एंट्री फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन और कैश क्रेडिट, और अगर पैसे नहीं पे किए तो अकाउंट पे। फैक्ट्री ओवरहेड बताएं कितनी अमाउंट है, अमाउंट बताएं, अमाउंट बताएं जी मेरे भाई। 7 लाख, और जिसमें 4 लाख अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, तो यहां पर लिख देंगे 7 लाख। अच्छा ये तो ओरिजिनल एंट्री पास की हमने यार, माजरत, ये तो इंटीग्रेटेड सिस्टम की एंट्री पास की हमने। फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कैश क्रेडिट, इसमें क्या आ जाएगा 7 लाख, इसमें कितना आ जाएगा 4 लाख, इसमें आ जाएगा 3 लाख। लेकिन अगर हमने इसको फैक्ट्री में ट्रांसफर करना है तो क्या चीज आ जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड टू जनरल लेजर, क्योंकि और तो कुछ चीज की है ही नहीं 700। और इधर क्या आ जाएगा, फैक्ट्री लेजर डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, कैश क्रेडिट। 700 400 और 300। हाँ जी मेरे भाई, हमें लगी बात। आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे आगे वो कहता है कि जनाब, अच्छा अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन की भी एंट्री हम पास कर ही देते हैं। अंडर जो ओवर अब्जॉर्प्शन आर क्लोज्ड कॉस्ट ऑफ सेल। मुझे बताएं अंडर अब्जॉर्प्शन है या ओवर अब्जॉर्प्शन? आए जरा, आपने जो प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट किए हुए हैं ना, एक तो 700 डेबिट किया हुआ है और एक पहले भी डेबिट किया हुआ था 35 से, क्योंकि आपने जिधर जिधर प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट किए हुए हैं कर तो लिए हैं ना, तो टोटल आपने प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट किए हुए हैं 735 से। अप्लाइड 750 है, ओवर अप्लाइड है या अंडर अप्लाइड? एक्चुअल में आपने फैक्ट्री ओवरहेड के नाम से 735 से अमाउंट डेबिट की हुई है, एक्चुअल में कितने 750, तो 1500, सॉरी अप्लाइड कितने 750,
तो 15 से 15 से ओवर अप्लाइड हो गया, और ओवर अप्लाइड की एंट्री क्या पास होती है जनाब? प्रोडक्शन ओवरहेड डेबिट या फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ सेल, सॉरी ये माजरत, इंटीग्रेटेड की बार बार एंट्री पास हो जाती है, तो कॉस्ट ऑफ सेल। अब इसको हम यहां पर लेकर आएंगे फैक्ट्री लेजर के अंदर, तो फैक्ट्री लेजर के अंदर तो ये आ जाएगा प्रोडक्शन ओवरहेड या फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, जर्नल लेजर क्रेडिट। और यहां पर फैक्ट्री ओवरहेड डेबिट, फैक्ट्री लेजर डेबिट और कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। ये अमाउंट एक चला जाएगा फैक्ट्री लेजर के अंदर, एक चला जाएगा जर्नल लेजर। अमाउंट कितनी है? 15। उसके बाद आगे चलते हैं जनाब। आगे वो कहता है फैक्ट्री एंड से, जॉब ए एंड बी आर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ। Job A was sold 2 million to one of the auto manufacturer on credit. The customer, however, agreed to settle the transaction at 2% discount. तो मेरे भाई, पहले तो हम इसकी एंट्री पास करते हैं कि ये चीजें कंप्लीट हो गई हैं, तो एंट्री पास होगी वर्क इन प्रोसेस, फिनिश्ड गुड्स डेबिट, वर्क इन प्रोसेस करें। तो ये दोनों एंट्रीज किसकी हैं? फैक्ट्री लेजर की है, क्योंकि इसके अंदर कोई और एलिमेंट नहीं है। तो फैक्ट्री लेजर डेबिट, सॉरी फिनिश गुड्स डेबिट, ए फिनिश गुड्स बी डेबिट, कॉस्ट ऑफ वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट। चाहे आप ए का वर्क इन प्रोसेस अलग लिख लें, बी का अलग लिख लें या इकट्ठा लिख लें। ये काम आप कैसे करोगे? ये ऊपर जाओगे, जहां जहां वर्क इन प्रोसेस लिखा हुआ है ना, वो ऐड करके आ जाए। जरा ए और बी का कैलकुलेटर अपने पास रखें। सबसे पहले देखें जी 1000 से, फिर 2265 से, अपना अपना अलग अलग ऐड करते जाएं। फिर वर्क इन प्रोसेस ए का और बी का, फिर वर्क इन प्रोसेस ए और बी का, और जितनी एंट्रीज पास की है ना, जितना वर्क इन प्रोसेस डेबिट या क्रेडिट हो रहा है, सबको प्लस कर दें और इसको लिख दें यहां पर। तो जितना वर्क इन प्रोसेस सबको ऐड करके आ गया। पहले प्रोडक्ट ए का बता दें 16 लाख, 16 लाख, और बी का भी बता दें 3390। वो सारे वर्क इन प्रोसेस ए के और सारे वर्क इन प्रोसेस बी के प्लस माइनस कर लो, और यहां पर भी आएगा 16 लाख, और यहां पर भी आएगा 3390,000, और यहां पर नो एंट्री होगा, क्योंकि फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोसेस दोनों ही। अब वो कहता है नेक्स्ट, चीज तो तैयार हो गया, अब वो सेल करने जा रहा है। वो कहता है दो में प्रोडक्ट ए वाज सोल्ड फॉर ₹2 million, द कस्टमर however agreed to settle the transaction। तो सबसे पहले हमने सेल की एंट्री पास करनी है, तो फैक्ट्री लेजर के अंदर तो सेल की एंट्री पास नहीं होगी, एक पास होगी। दूसरी क्या एंट्री पास होती है? अकाउंट रिसीवेबल टू सेल। इतनी अमाउंट से 2 million से। और एक और एंट्री भी तो पास होती है, हम यहां पर एंट्री पास कर लेते हैं। अकाउंट रिसीवेबल टू सेल 2 million, और कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट, फिनिश गुड्स क्रेडिट। कितनी कॉस्ट है इसकी? ए की टोटल कितनी कॉस्ट है? वो कहता है ए को हमने बेच दिया, ए वाज कंप्लीट, पूरी जॉब है ना,
उसको हमने बेच दिया तो कितनी कॉस्ट आई थी ए के ऊपर? 1600,000। हाँ जी जनाब, पहले वाली तो सिर्फ एंट्री जाएगी जनरल लेजर के, तो दूसरे में कॉस्ट ऑफ सेल की एंट्री आ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल टू फैक्ट्री लेजर 16,000 से या 1600 से। और ये एंट्री यहां पर भी पास होगी, यहां पर कॉस्ट ऑफ सेल की जगह जनरल लेजर आ जाएगा और फिनिश गुड्स अपने नाम से आ जाएगा। वो बात समझ लगे हो? 1600 से, क्योंकि आपने एक पहले नॉर्मल इंटीग्रेटेड वाली एंट्री पास कर लें, ज्यादातर होता भी वही है, लेकिन जॉब ऑर्डर कॉस्टिंग से भी सवाल आ जाता है, फिर उसको स्प्लिट कर दिया। उसके बाद कहता है जी वो 2% डिस्काउंट अवेल करना चाहता है, तो ठीक है कर ले 2% डिस्काउंट, हमने कौन सा मना किया। 2 मल्टीप्लाई बाय 0.02 0.04, डिस्काउंट कितना मिला? 0.04। तो पहले तो नॉर्मल एंट्री पास करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, डिस्काउंट अलाउड डेबिट और सॉरी कैश डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। अकाउंट रिसीवेबल तो कितने मिलियन का है? 2 मिलियन का, और ये कितना आ गया? 0.04 और 1.96 आ जाएगा, 2 माइनस दिस 1.96। अब इस पूरे सवाल के अंदर देखें कि कोई भी फैक्ट्री लेजर की कोई बात नहीं है, तो एज इट इज यहां पर आ जाएगा कैश डेबिट 1960, डिस्काउंट अलाउड डेबिट 40 और अकाउंट रिसीवेबल 2000। ठीक होगी बात? और ये फैक्ट्री लेजर में इसकी कोई एंट्री पास नहीं होगी। फिर वो कहता है सेलिंग एंड एडमिन एक्सपेंस पे किए हैं, तो ठीक है कर दो पे, एंट्री क्या पास हो जाएगी? सैलरी एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी एंड एडमिन एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, कितनी अमाउंट से? 5 लाख से। इसकी भी यहां पर कोई एंट्री पास नहीं होगी, क्योंकि जब तक एंट्री के अंदर मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस, फिनिश गुड्स ना आ जाए ना, फैक्ट्री लेजर में एंट्री पास नहीं होती। ठीक है मेरे भाई, तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पेपर में आया हुआ है और इसको आपने ट्राई करना है एक दफा दोबारा, ठीक है, एक दफा एंट्रीज को भी दोबारा देखना है, थोड़ा सा आपको आइडिया हो गया होगा। अगले लेक्चर में मैं इसके 3-4 सवाल करवाऊंगा, बल्कि आप पहले कर लेना फिर उसके बाद मैं करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 2 इसका करना, अगर समझ लग जाए तो इसमें 2 ही है, बस 2 करना, फिर अगले चैप्टर के सवाल हम करेंगे साथ मिलकर। ठीक है जनाब, ओके जी, अल्लाह।